जी मैम। Assalamu alaikum students. Welcome to the online class. This is going to be the second lecture of the subject of law of evidence 2. हमने पिछले क्लास में आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स आए थे। लेक्चर 1 अभी आपके पास लेक्चर गया है और उसमें हमने बर्डन ऑफ प्रूफ एक टॉपिक है हमारा, हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज मैं आपको दोबारा से ये पढ़ाती हूँ और आपकी जो स्क्रीन है इनमें होपफुली ये दिख रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और आसान टॉपिक है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको आराम से गेट कर लेंगे आपको समझ आ जाएगी। नहीं आएगी तो आई एम ऑलवेज देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड। इफ यू आस्क मी क्वेश्चन एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, मुझे उसको कोई इतराज नहीं होता। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे तो सबसे पहले हम इस फ्रेज को जो है डिकोड करते हैं। स्लाइड्स ब्लैंक हो गई हैं। अच्छा ठीक है, स्लाइड्स देख लेते हैं। अब दिख रही है मुझे, अभी हो जाएंगी स्लाइड्स। जब मैं चेंज करती हूँ ना तो फौरन ही आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, आपको वो कोई मेरे ख्याल में थोड़ा सा हो जाएंगी। अभी मुझे प्लीज कोई बताए, स्लाइड्स दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पे? जी मैम दिख रही हैं। अच्छा अब दिख रही हैं आपको। अच्छा सबसे पहले तो ये टॉपिक का नाम है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसका जो स्ट्रक्चर बेसिकली होगा वो इस तरह होगा कि मैं सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके कॉन्सेप्ट, जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताऊंगी, और कुछ केस लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी, हम फिर बाकायदा तौर पे आर्टिकल्स का आगाज करेंगे। अगर आज सिर्फ केस लॉज तक बात रही तो दैट इज ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बाकायदा तौर पे आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे। मैं जब आपको इसकी सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग और जब मैं आपको इसकी सिर्फ प्रिंसिपल या मैं आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करवाऊंगी तो आई होप आपको काफी समझ आ जाएगा, और जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं। सबसे पहले जो बच्चों फ्रेज है उसको देखते हैं। मैं ये स्लाइड्स अपने पास देख लेती हूँ। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी, ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपका, इसका नाम है बर्डन ऑफ प्रूफ। हमारे मिड्स के बाद का ये जो सिलेबस है इसका ये सबसे पहला टॉपिक है, और ये आपका जो चैप्टर 9 ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस है ये उसमें है, और इसका नाम है प्रोडक्शन एंड अफेक्ट ऑफ एविडेंस इन द, ये चैप्टर नेम है, और इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर मैं आपसे, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी इलस्ट्रेशन पड़ी होगी, अभी मैं आपको डेफिनेशन नहीं दिखाती, सिर्फ हम फ्रेज को डिकोड करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हमारा तरीका ये होता है कि जो फ्रेज होता है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक के नाम का ही नहीं पता चलेगा हम उसको आगे जो है स्टार्ट कर नहीं सकते। बर्डन का मतलब है भार, ठीक है। मैं अभी आपको लिटरल मीनिंग बताने लगी। बर्डन का मतलब है वजन ऑफ प्रूफ, साबित करने का, ठीक है। तो भार को अगर हम थोड़ा सा फॉर्मल वर्डिंग दे दें तो यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप पे किसी चीज का भार होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप पे किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठहरे, मैंने ये टाइम जो है स्टार्ट नहीं किया, टाइम हमारा जी। अच्छा हम बर्डन को लिटरल मीनिंग में नहीं लेते, हम बर्डन को अंडरस्टैंडिंग वाले मीनिंग में लेते। तो जिम्मेदारी साबित करने की, किस चीज में? जाहिर बात है हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ में जब आप कोई क्लेम करते हैं या आप कानून के पास अपना, जब आप अदालतों में या पुलिस स्टेशन में या कहीं भी अपना कोई जो कहने कोई क्लेम दावा लेकर जाते हैं, उसको साबित करने की जिम्मेदारी, ये आसान तरीन इसका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊं, बर्डन ऑफ प्रूफ, आप मेरे पास कोई क्लेम लेकर आते हैं कि मैम मैं आपने कल मेरे से टेस्ट लेना है, आपका टेस्ट डे है और मैं नहीं आ सकता, ठीक है, मैं बीमार हूँ और मैं कल छुट्टी करूंगा। तो मैं आपको ये कहूंगी कि मैं कैसे मान लूं कि कल आप बीमार हैं, मतलब मैं तो आपको अलाउ नहीं करूंगी कि आपने कल छुट्टी करनी है। तो आपने क्लेम किया है कि आप बीमार हैं, अब प्रूफ भी आप ही ने, मैंने नहीं करना, या आपकी क्लास फेलोज ने नहीं करना, आपने इस चीज का दावा किया ना कि मैंने कल छुट्टी करनी है, ये आपका क्लेम है, तो इसको साबित भी आपने करना है। लिहाजा इसका, कल आपने छुट्टी करनी है और कल आप बीमार हैं, ये आपका क्लेम दुरुस्त है, ये आपने साबित करना है, और उसके लिए आप मुझे कोई मेडिकल जो है सर्टिफिकेट देंगे, आप मुझे कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो बर्डन है
उसको मतलब पूरा करें। ये मैं आपको सादी सी एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर दिख रही होगी, वापस में जाती हूँ इसकी डेफिनेशन की तरफ, ठीक है ना। आप बेटा अगर अपना माइक ऑन करें तो साथ साथ में आपसे चीजें पूछती हूँ, है ना। आप अपना माइक ऑन कर लो अगर सराउंडिंग में नॉइस नहीं है। जी मैम। हाँ, है ना। स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख रही है, डेफिनेशन वाला पार्ट बर्डन ऑफ प्रूफ का। जी मैम। आप स्लाइड दिख रही है? जी मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये जनरल अभी आपके सामने जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो ये टेक्स्ट आ रहा है, ये भी मैंने बकायदा तौर पे आर्टिकल्स का आगाज नहीं किया। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको वो कन्वे कर रही हूँ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दैट रेफर्स टू द ड्यूटी ऑफ अ पार्टी मेकिंग अ क्लेम टू प्रूव दैट द क्लेम इज ट्रू। The phrase is most commonly used in the context of a criminal trial, but also in a civil trial, where the defendant, the party charged with the crime, is presumed innocent until proven guilty. ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल में नहीं होता, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में चलता है। वो ये कहते हैं कि जब आप अपना दावा लेकर जाते हैं, आपको अब आप फैक्ट्स का अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, किसी बच्चे ने मेरा ख्याल है कोई मैसेज किया तो देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, किसी को स्लाइड्स ना दिखे तो उनको फॉरन। अच्छा, अब क्या होता है कि अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप अदालत में अपना कोई क्लेम लेकर जाते हैं, तो आपका क्लेम होता है कि हाँ जी फलां शख्स ने मेरा मोबाइल चोरी किया, ये आपका क्लेम है और ये आपकी नजर में फैक्ट है, ठीक है। ये आपकी नजर, और फैक्ट क्या होता है, अगर आप फैक्ट की डेफिनेशन याद करें, फैक्ट का मतलब है समथिंग व्हिच एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो इन दिस स्टेज ये जो आपका क्लेम है, दैट इज ओनली फैक्ट इन योर आई। अभी कानून की नजर में ये नहीं, कानून की नजर में, ये जिसके पास आप दावा लेके जा रहे हैं, कानून की नजर में वो अभी सिर्फ एक दावा है। अब उस दावे को साबित करने की जिम्मेदारी आप पे है। और बर्डन, ये जो बर्डन है दैट इज बेसिकली ये सिनोनिम है जिम्मेदारी का। बर्डन है सिनोनिम जिम्मेदारी का। तो जिम्मेदारी आपकी, अपने क्लेम को साबित करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अब आप अदालत में जाएंगे तो अदालत सबसे पहले आपको कहेगी कि ओके यू हैव दिस क्लेम, bring some evidence, bring something solid which is strengthening your claim। फिर आप अपने जो है अपने आप की फिर फॉर्मल जो है वो तरीकाकार स्टार्ट होगा। उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, अब समझ आ गई है बच्चों में, आगे चलूं। बर्डन ऑफ प्रूफ के मीनिंग की समझ आ गई? कोई बच्चा जिसको अभी तक समझ ना आ रही हो? जी मैम आ गई है समझ। आ गई बर्डन ऑफ प्रूफ की समझ आ गई, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, ये आपके सामने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन आई होगी। The responsibility, basically burden of proof का मतलब ये है the responsibility of a party to produce evidence in order to prove or disapprove of a fact in dispute, ठीक है। अच्छा जी, इन क्रिमिनल ट्रायल एंड सिविल ट्रायल, ये दो डिफरेंट तरह की उन्होंने मैं ये आपके सामने आ रही होंगी। इन द ऑब्लिगेशन टू प्रूव द डिफेंडेंट्स गिल्ट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये आपकी छोटी सी, ये हम थोड़ी सी डिटेल्ड बात है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपको डिफरेंस बता। आप सीआरपीसी पढ़ रहे होंगे, दिन में टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, आपको शायद आपके नॉलेज में होगी कि जब आप कत्ल के मुकदमे में जो मुजरिम होता है उसके अगेंस्ट जो पार्टी होती है वो हमेशा स्टेट होती है, स्टेट इटसेल्फ होती है। आपने अगर कभी जो है दावा जो देखा होगा, इट शिफ्ट्स ना, क्या शिफ्ट होता है बताओ। मैम जुनैर ने पूछा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है हमेशा प्लेंटिफ पे होता है, तो मैंने बताया कीप्स ऑन चेंजिंग। पहले सबसे पहले तो प्लेंटिफ पे होता है, लेकिन बाद में सबसे हम अभी प्लेंटिफ और इस तरह का नाम नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ का जो मीनिंग जान रहे हैं। शिफ्ट होती है, कैसे होती है, मैं आगे चल के आपको बताऊँ। सबसे पहले हम इसका ओके मीनिंग मैम। जाने, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको मीनिंग बता रही हूँ कि बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि जिसने दावा किया है उसको साबित करने की या उसको डिसअप्रूव करवाने की जिम्मेदारी भी उस पर है। अब ये शिफ्ट किस तरह होगा, होता है नहीं होता, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, क्रिमिनल ट्रायल में सबसे पहले क्रिमिनल में आपको ये पता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ होता किससे है, अभी मैंने आपको बता दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज कि ये होता क्या, ये किस पर होता है।
क्रिमिनल ट्रायल्स में किस पे होता है और सिविल वाले जो जो प्रोसीडिंग्स है उन पर उस सिचुएशन में किस पे होता है। जो क्रिमिनल ट्रायल होते हैं बच्चों, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन पे होता है, यानी सरकारी वकील पर होता है। ठीक है, कैसे? अब मिसाल के तौर पे एक शख्स के खिलाफ एफआईआर हुई है कि इसने कत्ल किया। अब जब उस पर एफआईआर होगी तो उस पर चालान वगैरह बनाएंगे और फिर अदालत में चालान पेश करेंगे, बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज होगा। और जब ट्रायल का आगाज होगा तो जिसने कत्ल किया होगा उसका ऑपोजिट काउंसिल जो होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा स्टेट पार्टी होती है। प्रोसिक्यूटर जो बेसिकली मुजरिम के अगेंस्ट जो है वो एज अ काउंसिल पेश हो रहा होता है। तो क्योंकि उसने ये मुकदमा दर्ज करवाया कि जी फलां शख्स ने ये कत्ल किया, तो उसको सबसे पहले साबित करने की जो 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 स्टेज होगी वो उस आगाज उसका उसी से ही होगा। आगाज अभी इन दिस स्टेज आई एम टॉकिंग अबाउट द आगाज कि बर्डन ऑफ प्रूफ का आगाज कहां से होगा, किससे होगा? जो क्लेम करता है, चाहे वो क्रिमिनल ट्रायल है चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग्स है, जिसने क्लेम दावा किया है, बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले उस पे होगा। अच्छा, अब सिविल की बात कर लेते हैं। सिविल में मिसाल के तौर पे मैंने किसी पे ये दावा किया कि जी इस फलां शख्स ने मेरी जो रेपुटेशन है उसको डैमेज किया, ठीक है, अब दिस इज माय क्लेम, ठीक है, तो इसको साबित करने का जो आगाज है वो मेरे से स्टार्ट होता है। whoever makes a claim, ये सिर्फ मैं आपको जो फ्रेज है बर्डन ऑफ प्रूफ की, ये मैं आपको बता दूं। यहां तक समझ आ गई आपको बच्चों? यस मैम। अच्छा मतलब चलो ये कि अब आगे चलते जनरली हैं। जब भी आप कोई क्लेम करेंगे, चाहे वो उसमें सिविल में हो या क्रिमिनल में हो, तो आप अपने क्लेम को जो है वो प्रूफ करने की जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर आयद होगी जो क्लेम कर रहा है। हाँ वेरी गुड अच्छा, तो समझ आ गई कि यहाँ पे मैं किसी बच्चे से आदिल आदिल है लाइन पे? आदिल अपना माइक ऑफ करें, ऑन करें सॉरी। ये मैम जी हो गया है। आदिल की रिकॉर्डिंग चल रही है, बताओ अभी तक क्या समझ आई है? जी मैम जी। बच्चे बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब मैम जी बताओ। मुझे तो अभी यहाँ भी ऑनलाइन पे कुछ कुछ समझ नहीं आती है। मैं सुबह भी कह रहा था मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आ रही बताओ, क्या नहीं मैंने ये जो सारी बात की है इसकी तुम्हें समझ नहीं आई? मैम जी ऊपर से मेरे से पढ़े ही नहीं जा रहा, इतना छोटा छोटा, मेरी नजर कमजोर हुई है और दुकानें भी बंद हैं। आदिल आपको पता है ना रिकॉर्डिंग मैम चल जी मैं रही है? झूठ नहीं बोल रहा, मैं सीरियस कह रहा, मुझे वाकई नहीं मेरे से पढ़ा जा रहा। तो आपको आप सुन लिया करो, मैंने सबको बोले समझ आ रही है, आप सुनो, मैं दोबारा बताऊंगी कि आपने गौर से सुनना है, और अगर आप जवाब नहीं देंगे ना मैंने फिर सारा रिपीट करना है, आपकी वजह से सबको दोबारा मेरी ये बात सुननी पड़ेगी। इसको केयरफुली सुनो और जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी तो मुझे बेटा आंसर करो इसका। जी मैं अब किससे पूछने लगी हूँ? मुश्तबा का ठीक है माइक खराब है। मरियम मरियम बट आप प्लीज अपना माइक ऑन करें, मुझे बताएं बर्डन ऑफ प्रूफ की क्या समझ आई है? बिल्कुल जो है सिंपल, मैं बर्डन ऑफ प्रूफ की बच्चे डेफिनेशन निकाल। जी मरियम अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि बर्डन ऑफ प्रूफ की फ्रेज की आपको क्या समझ आई है? मरियम आंसर ही नहीं कर रहे आप। जी हिना आप बताएं। मैम बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली क्लेमेंट पे लाया करता है, अपने क्लेम को स्ट्रेंथन करने के लिए उसने कोई एविडेंस प्रूफ करना होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप लोग काइंडली गौर से सुने, मैं जब ये एक एक जो है सेक्शन कंप्लीट करूंगी मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस लेने हैं, आप कम से कम लेक्चर जो है उसको गौर से सुने प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। दिस इज नॉट द वे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन नहीं रहे हैं। ठीक है चलें आगे चलते हैं। जी क्रिमिनल ट्रायल्स में भी और सिविल प्रोसीडिंग्स में भी जो अपने दावे को साबित करने की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वो किस पर होती है? वो जो दावा कर रहा होता है वो उस पर होती है। ये आपके सामने दोबारा स्क्रीन पर आ रहा होगा। द पार्टी अगेंस्ट whom the claim is made under no obligation to prove their innocence in first instance or to prove that their position is the correct one। जिस पर आप इल्जाम लगाते हैं
ये जिम्मेदारी सबसे पहले उसकी नहीं होती जो इल्जाम लगाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का सबसे इजी मीनिंग ये है कि जो इल्जाम लगा रहा है, चाहे वो इल्जाम सिविल प्रोसीडिंग्स है, चाहे वो इल्जाम क्रिमिनल ट्रायल है आपका, जो इल्जाम लगाएगा, जो मुकदमे का आगाज करेगा, सबसे पहले उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अपने क्लेम को साबित करने का। अब शिफ्ट वाली बात की तरफ आगे आते हैं जी। वो कहते हैं कि ये दो जनरल सी कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। द प्रिंसिपल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये लैटिन टर्मिनोलॉजीज हैं, ये लैटिन वर्ड है आपकी, और ये उस लैटिन टर्मिनोलॉजी से ये चीजें। The principle of burden of proof is based on the concept of honest probability and burden of proof, ये इसका मीनिंग है infectum probability। इसका मतलब ये है कि आप क्लेम कर रहे हैं, क्लेम आपकी नजर में फैक्ट है और इस फैक्ट को आपने प्रूव करना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। While the burden of proof remains constant, the onus for same shift from one party to another party। अच्छा जी, अब आपको शिफ्ट वाली बात बताती हूँ। किसी बच्चे ने मुझे शिफ्ट वाली बात पूछी थी कि शिफ्ट वाली बात क्या होती है। अब ये बर्डन है, ये जिम्मेदारी है, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। ये अब मैं आपको नेक्स्ट बताने लगूंगा हाउ, ये कैसे स्टार्ट होती है। ये इस तरह स्टार्ट होती है कि मैंने क्लेम, मेरा दावा था, मैं लेकर गई, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी अपने दावे को प्रूव करने की जिम्मेदारी सभा लेके जाऊंगी, अदालत मुझे बुलाएगी क्योंकि आपने क्लेम लेकर आया, तो इसमें फिर इस सिलसिले में आप जो है एविडेंस है। वंस आई विल गिव द एविडेंस, ठीक है, या मैं इसको मजीद आसान करके बताऊं। मैंने किसी पे इल्जाम लगाया कि जी इसने मेरी चोरी की है, ठीक है। अब उसने चोरी की है या नहीं है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी है कि मैंने अदालत में मुकदमा दिया कि हाँ जी इसने ये चोरी की है। मैं, मैम नेट सही नहीं आ रहा, आवाज कट जा रही है, चलिए मैं स्लो बोलती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब क्या है कि मैंने किसी पे इल्जाम लगाया कि इसने चोरी की है। अब मैं अपने क्लेम को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस दूंगी। अब जब मैं एविडेंस दे दूंगी तो मेरा जो बर्डन है एविडेंस देने के बाद, अपने दावे को स्ट्रेंथन करने के बाद, शिफ्ट हो जाएगा जिसपे मैं इल्जाम लगा रही हूँ, ठीक है। जिसपे मैंने इल्जाम लगाया कि इसने चोरी की है, मेरा बर्डन, उस जिम्मेदारी अब उस पे। क्यों, अब जो है, अब जैसे कहते हैं ना कि बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, तो मैंने जो बॉल है उसको हिट कर दिया है अपना एविडेंस देके। अब वो जिसपे इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसकी कोर्ट में, ठीक है। अब ये उसकी जिम्मेदारी है। नाउ द बर्डन has been shifted from me to the person who is being accused by me, who is being accused of stolen goods, कि इसने मेरी चीजें चोरी की। अब जब मेरा बर्डन उस पर प्रूव शिफ्ट हो गया है, तो अब वो सबसे पहले निगेट करेगा कि नहीं, मैंने ये जो है ये मैंने चोरी नहीं की, ठीक है। अब बर्डन उस पे है। अब वो ये कह रहा है, मैम आवाज कट रही है। तो मरियम आपको मैंने भी एड्रेस किया, आपने उसको जवाब ही नहीं दिया, बेटा रिपीट कर दें। राफे मुझे बताएं कहां से रिपीट करूं। राफे बताएं कहां से रिपीट करूं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जो आप एग्जांपल दे रही थी ना, तो नेट का काफी अंदर इशू है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है उसकी, आप प्लीज दोबारा बता रहे जो शिफ्ट हो रहा था ये बर्डन। मैं आपको बात ठीक है। हम इस वक्त जो टॉपिक की बात करें, सबसे पहले हमने बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग जाना, ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना है कि ये होता किस पे, हमने ये जाना है कि जो क्लेम करता है ये उस पर होता है। फिर हमने जाना है कि ये शिफ्ट, अभी बच्चे ने हमसे पूछा था कि क्या ये शिफ्ट करता है। शिफ्ट का मतलब ट्रांसफर होता है। अभी आपके सामने मैं एक पिक्चर खोलूंगी, अभी ये पिक्चर अगर दिखेगी आपको, लेट मी शो यू। ये देखो, आप लोगों को ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पर होपफुली आपको ये दिख रहा होगा। ये देखो मैंने यहाँ, बेटा ये आपको पिक्चर दिख रही है कि दो लोगों ने एक, यू नो, दे आर कैरिंग समथिंग। पिक्चर दिख रही है आपको? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, ये बर्डन है टू प्रूव माई क्लेम। मैंने किसी, मैं एग्जांपल के साथ दोबारा बात करती हूँ कि मैंने इल्जाम लगाया है ए पे कि इसने मेरी कुछ चीजें चोरी की। अब क्योंकि इल्जाम की शुरुआत मेरी तरफ से हुई है, तो बर्डन अपने इल्जाम को साबित करने का पहले नंबर भी मेरे पे है। और जब मैं उस पर कोई एविडेंस वगैरह दे दूंगी, अब उस एविडेंस को साबित, अब मैंने एविडेंस दे दिया, अब
जो ऑपोजिट पार्टी है वो मेरे दिए हुए एविडेंसेस को, मैंने एविडेंस दे दिए, मेरा बर्डन शिफ्ट होके अब एक्यूज्ड पर्सन पे चला गया। एक्यूज्ड पर्सन ऑब्वियसली सबसे पहले उसको डिनाई करेगा, अपने मैं जो उस पे इल्जाम लगा रही हूँ उसको वो डिनाई करेगा कि नहीं जी मैंने चोरी नहीं की। अब ये बर्डन उस पे है। अब चोरी नहीं की को साबित कैसे करना है, दैट इज एक्चुअली बर्डन ऑफ प्रूफ दैट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम मी टू द पर्सन हु इज बीइंग एक्यूज्ड बाय माय सेल्फ, हु इज बीइंग एक्यूज्ड बाय मी। तो अब वो कोई सबूत देगा कि आया उसने चोरी की है या नहीं की। वो अब सबूत दे सकता है कि जी जिस वक्त चोरी हुआ था मैं वहां था ही नहीं। वो ये बता सकता है कि जी मैं ही कैन गिव एनी जस्टिफिकेशन इन ऑर्डर टू strengthen his claim that he has not stolen things from me। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल। यहाँ तक समझ आइए, चलो आगे। जी मैम। ठीक है, चलो। अच्छा जी यस हो गया, यस हो गया, चलो वेरी गुड। अच्छा जी, ये बर्डन वाली पिक्चर आपके पास आ रही है। अच्छा जी, हमने इसका मीनिंग भी जान लिया। बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली क्या, केस लॉस पढ़ लेते हैं। कुछ 5-6 केसेस हैं, ये छोटे छोटे हैं। आप इसको समझ लें कि दीज आर जस्ट एग्जांपल्स मेड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले है कि इन द केस ऑफ Cerero versus Devraj, there was a delay in filing the case going beyond the limitation period. The onus to justify the delay was on the prosecution. अब बच्चों सीपीसी पढ़ रहे हैं आप लोग? आप सीपीसी पढ़ रहे हैं? जी मैम पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। आपको शायद जी मैम बार्ड का पता हो, टाइम बार्ड के कॉन्सेप्ट का पता होगा। जी मैम। टाइम बार्ड कौन बताएगा आपको क्या होता है टाइम बार्ड का? मैम हर केस को करने की कोर्ट में एक टाइम की एक लिमिट होती है। जब वो अपनी लिमिट को उसकी लिमिट खत्म हो जाती है किसी भी केस को फाइल करने की, तो हम ये कहते हैं कि जी केस जो है वो टाइम बार्ड हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा, अब ये बच्चों ने अगर सुन ली है ये बात, तो आपको ये पता है कि किसी भी मुकदमे को दायर करने की मियाद, एक ड्यूरेशन, एक टाइम लिमिटेशन होती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, स्लाइड ओके डिसअपीयर्ड हो गई, लेट मी शो यू अगेन। देखिए बेटा, दिख रही है? दिख रही है आपको स्लाइड्स दोबारा? ठीक है, यस मैम। अच्छा जी, सबसे पहले एग्जांपल टाइम बार्ड का आपको पता चला। देयर वाज अ डिले in filing the case going beyond the limitation period. The onus to justify the delay was on the prosecution. अब एक मुकदमा किसी ने दायर किया, ठीक है। अब मुकदमा आप कह सकते हैं कि हम देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी, और मैं जब आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जी ये प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बनता, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, ये विल मेरे वालिद साहब विल करके गए थे, ये मेरा भाई है, ये प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, और इस प्रॉपर्टी को मेरे वालिद साहब ने मेरे भाई के नाम अपनी जिंदगी में ही कर दिया था। लेकिन मेरे पास जो विल है, उस विल के अकॉर्डिंग मेरे वालिद साहब एक विल करके गए थे, और उस विल के अकॉर्डिंग इसमें मेरा हिस्सा बनता है। और ये वाला जो आप कह रहे हैं क्लेम है, ये 30-35 सालों बाद जाके किया, ठीक है। अब क्लेम भाई कर रहा है ना कि जी मेरा उस प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है। सबसे पहले तो इसके अकॉर्डिंग जो मुकदमा है वो टाइम बार्ड हो चुका है, ठीक है। जो टाइम बार्ड वाली, अब जो ऑपोजिट काउंसिल है, जो भाई प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, सबसे पहले तो वो देखेगा कि वो क्लेम करेगा कि जी, वो अदालत को बताएगा कि जी ये क्लेम लेकर आए हैं कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बनता है, लेकिन ये आज से 40 साल बाद उठ के आ गए हैं, और ये जो मुकदमा टाइम बार्ड हो चुका है, क्योंकि ऑपोजिट काउंसिल सबसे पहले ही कर रही है। ऑपोजिट काउंसिल ने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि ये टाइम बार्ड, उन्होंने ये क्लेम किया ना कि टाइम बार्ड हो चुका है, तो जो पर्सन, जो पार्टी क्लेम करेगी कि ये टाइम बार्ड हो चुका है, वही साबित करेगी। वो सबसे पहले साबित करेगी कि ये ट्रांसफर आपको 40 साल पहले हुई थी, एंड अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट इतने अरसे बाद आप ये वाला मुकदमा नहीं कर सकते, लिहाजा इनका केस डिसमिस किया जाए। और जब जज एक दफा देख लेगा कि हाँ जी ये टाइम बार्ड हुआ है, तो केस विल बी डिसमिस, ठीक है मैम। जी 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 मैम, ये टाइम बार्ड होने का ऑब्जेक्शन पहले ऑपोजिट पार्टी रेज करेगी या जज खुद ही इसको देख के नहीं कर सकता? ये पार्टी रेस करेगी। आपने और मेरे में लेट से मुकदमा है ना, आपने और मेरे में एक केस मैंने आपके खिलाफ कोई केस किया,
मैंने आपके खिलाफ किसी चीज का केस किया और मैंने कोई कुछ 40-45 सालों बाद जाके केस किया, तो सबसे पहले जब आप पे केस, मैंने आप पे केस किया, अकॉर्डिंग टू द रूल के सबसे पहले तो बर्डन मेरे पर है, मैं एविडेंस वगैरह दूंगी, लेकिन आप फौरन से ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि दैट केस हैज बीन टाइम बार्ड। तो आप अगर सबसे पहली स्टेज पर अगर ये क्लेम उठा देंगे, सबसे पहली स्टेज पे कि इन प्रोसीडिंग्स बनती नहीं है, दिस केस इज नॉट सब्जेक्ट टू द लिटिगेशन, ये इस पर जो है ट्रायल कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, या इस पर आप कह रहे हैं कि कोई प्रोसीडिंग्स होल्ड नहीं की जा सकती क्योंकि ये टाइम बार्ड हो चुका, आपने ये क्लेम सबसे पहली स्टेज पे रेज कर दी है। तो जब आपने ये लेट से हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने स्टेज नंबर 1 पर ये वाला जो क्लेम है ये रेज कर दिया, तो आपने ये क्लेम रेज किया, लिहाजा आप पर ये जिम्मेदारी है कि आपने प्रूव करना है कि दैट केस हैज बीन, आपके जो वकील है वो प्रूव करेंगे कि यस द केस हैज बीन टाइम बार्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। हम ड्यूरेशन अदालत को दिखाएंगे, हम वो एक्ट दिखाएंगे, और फिर जब अदालत ये मुतमईन हो जाएगी कि हाँ ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, और हाँ ये जो मुकदमा है इस टाइम पीरियड के बाद लाया जा रहा है अदालत में, तो केस शैल बी डिस्मिस्ड। मैम जैसे यहाँ पे देखे ना, ये यहाँ पर ये एग्जांपल है बर्डन ऑफ प्रूफ के शिफ्ट होने की, कि जब एक बंदे ने सूट फाइल किया किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो सूट की टाइम लिमिटेशन थी कि वो 3 साल के अंदर कर सकता था, लेकिन उसने 5 साल बाद जाके केस किया। तो अब जो डिफेंडेंट है वो यहाँ पर यही प्रूफ करेगा ना कि केस जो है वो टाइम बार्ड हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ से शिफ्ट होकर डिफेंडेंट पे आ गया। It keeps on shifting, but the common or the general rule is whoever makes a claim on Yes, any ma'am. stage, the stage है to prove his claim starts from himself, starts from Yes, the ma'am, person who is making a claim, and it keeps on shifting from you to me to you throughout the procedure, throughout the trial. That is the main idea. Okay, ma'am. ठीक है, अच्छा जी बच्चों, केस है दूसरा केस, ये मेट्रो, ये तो इंडियन, अच्छा जी, अच्छा जी, ये एक और केस है बनवारी लाल वर्सेस रोड ट्रांसपोर्ट, where goods were lost by a carrier, the burden lies upon him to establish that there was no negligence on his part. आप कह लें कि जी कोई टीसीएस वाला आपका पार्सल लेकर आया, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल मैं आपको सामने बता रही हूँ कि कोई टीसीएस वाला आपका पार्सल लेकर आया और आपकी बड़ी वैल्यूएबल गुड्स थी जो उसने आपको डिलीवर करनी थी, बट ऐसा क्लेम कर दिया गया है कि जी रास्ते में जो चीजें थी वो गुम हो गई हैं। सबसे पहले तो ये ड्यूटी थी उसकी, ये जॉब थी उसकी कि उसको जिम्मेदारी के साथ उसने वो मुझे जो है वो मेरा पार्सल था वो डिलीवर करना, ये उसकी सबसे पहले इसी चीज के लिए उसको रखा गया। लेकिन अब वो ये कह रहा है उसने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की, इसका मतलब ये है कि जिस काम के लिए उसको रखा गया था वो फुलफिल, देयर कैन बी सम नेग्लिजेंस, के जी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, चीजें गिर गई थी, सड़क पे बिखर गई थी, मेरी नेग्लिजेंस थी, इस चीज को सबसे पहले वो प्रूव करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे। जी मैम। अब मेरा ख्याल है हम आर्टिकल्स का आगाज करते हैं, तो अच्छा है मेरे पास आ गई मैम, काफी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ आर्टिकल, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आर्टिकल। अगर आपके पास लिखे हुए आ रही होंगी, मैं बुक को मैं आपको बुक से हम भी बुक खोल लेते हैं। हाँ प्लीज, बुक इज द बेस्ट वे। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास जो है बुक है, मैं जो पढ़ूंगी वो आपकी स्क्रीन पे, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन देख लें, मैं पढ़ूंगी वो एग्जैक्टली स्क्रीन बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों आर्टिकल 117 ऑफ कानून शहादत आर्टिकल, from article 117 till article 129 deal with the topic of burden of proof. ठीक है जी मैम। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ते बताती हूँ। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must be proved that those facts exist. Illustration, when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. आर्टिकल की वर्डिंग ये है कि जब
कोई बंदा क्लेम लेकर आता है और वो चाहता है कि अदालत मेरे इस क्लेम को फैक्ट एज अ फैक्ट तस्लीम करके मेरे हक में फैसला दे। ये बच्चों आपके आर्टिकल की वर्डिंग बता रही हूँ कि जब कोई शख्स अदालत में मुकदमा लेकर जाता है तो उसकी ये डिजायर होती है कि अदालत मेरे क्लेम को मान ले और उस मुकदमे का फैसला मेरे हक में दे दे। जब उसकी ये डिजायर होगी तो फिर उस पर जिम्मेदारी होगी कि जो वो क्लेम लेकर आए उसको साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी पर है। ये आपका आर्टिकल 170 है। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। जी बच्चे, वो स्लाइड पे देखो ये लिखा हुआ है आपके, अब जो स्लाइड्स चल रही हैं ये आपके आर्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, मैं बुक से पढ़ रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी बुक देखनी है, आप बुक देख लें, अपने स्लाइड जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है आपने वो देखना है। ठीक है, अब मैं इसकी इलस्ट्रेशन अब इलस्ट्रेशन नहीं चल रही। अच्छा सॉरी, जी देखिए स्लाइड्स चल रही हैं बच्चों। जी मैम, हमारे पास तो शो हो रही हैं, जिनको नहीं हो रही वो बुक खोल लें। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास से आप लोग साइन की बुक भी खोलें। अब ये जो स्लाइड है ये आर्टिकल की वर्डिंग है, मैं आपको बुक से पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, whoever desire any court to give judgment as any legal right or liability dependent on the existence of the fact which he asserts must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. Let's read illustration number 1. A desire a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed that crime. A कहता है कि अदालत ये जजमेंट दे कि बी ने एक क्राइम कमिट किया है। ए ये चाहता है कि बी ने एक क्राइम कमिट किया है, लिहाजा अदालत उस क्राइम की सजा बी को दे। अब बी ने वो क्राइम कमिट किया है, ये क्लेम ए कर रहा है, इसको साबित भी ए ही करेगा। दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूविंग योर क्लेम। ठीक है, अब मैं ये इलस्ट्रेशन की बच्चों समझ आइए। नेक्स्ट मैंने इस वजह से सबसे पहले आपको बर्डन ऑफ प्रूफ का जनरल कॉन्सेप्ट दिए, इसलिए ताकि अब मैं आर्टिकल्स पढ़ूंगी ना तो आई होप कि आपको फौरन से समझ आ जाए। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझ आई है बच्चों? अच्छा, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ूंगी। ठीक है, चलिए। A desires a court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B by reason of the fact which he asserts and which B denies to state. A ये चाहता है कि B के कब्जे में जो जमीन है मुझे भी उसकी ऑनरशिप और एंटाइटलमेंट दी जाए। ठीक है, अब क्यों दी जाए, किस बिना पर दी जाए, इसको साबित या इसके एविडेंसेस ए पर होंगे, बी पर नहीं होंगे। सबसे पहले ए पर होंगे क्योंकि ए क्लेम कर रहा है कि बी के पोजेशन वाली जो जमीन है उसकी, मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देती हूँ कि मेरी जमीन है और किसी ने कब्जा कर लिया, मैं अदालत में जाती हूँ कि जी ये पार्टी है कि जिंदा नाखून इन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा किया है। ठीक है, तो ये दरअसल जो जमीन है उसकी रियल ऑनर मैं है। कोर्ट विल आस्क मी हाउ एंड व्हाई प्रूव योर थिंग। मैं क्या करूंगी, मैं उसके लिए, अगर तो मेरा क्लेम सच्चा है तो मैं उसके रियल जो है कागज दिखाऊंगी, मैं उसकी ट्रांसफर डीड दिखा सकती हूँ, मैं उसके प्रीवियस ऑनर को अदालत में पेश कर सकती हूँ कि देखिए जी इसके साथ मेरा लेन देन का मुआयदा हुआ है। ओनली इफ माई क्लेम इज जस्टिफाइड, तो ये मेरे से स्टार्ट होगा। मैंने बोला है कि प्लान की पोजेशन में मेरी जमीन है, ठीक है, उसको मेरे नाम एंटाइटलमेंट दी जाए बिकॉज आई एम एक्चुअली द राइटफुल ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो अदालत उसको सबसे पहले मेरे से आगाज करेगी कि यू आर ब्रिंगिंग दिस क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रूव योर क्लेम। ठीक है, आगे चले। जी मैम। दिस इज आर्टिकल 117 ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, 118 पर चलते। कितना टाइम हो गया? 31 मिनट्स हो गए बच्चों। 118 क्या कहता है? On whom burden of proof lies,
किस पर? अब बर्डन ऑफ प्रूफ होता किस पर है, ये मैंने आपको पहले आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखते हैं। The burden of proof in a suit or a proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on the either side. Illustration सबसे पहले पढ़ते हैं। A sues B for the land of which B is in possession and which A asserts was left to A by the will of C, who is B's father. If no evidence given on the either side, B would be entitled to retain this possession. अब हम ना one step further मैं आपको बताऊंगी। अभी आपको यहाँ पर पता चल गया। अब मैंने आपको पहली एग्जांपल दी थी कि अगर तो मेरा क्लेम जस्टिफाइड है, राइट क्लेम, तो मैं अदालत में कोई ना कोई प्रॉपर्टी के कागज पेश करूंगी, मैं कोई ना कोई अपने क्लेम को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस अदालत में लेकर आऊंगी। बट व्हाट हैपेंस व्हेन नो, even after making the claim, no evidence has been given in the court of law, then what will happen? यानी कि मैंने claim तो कर लिया, I am just showing my presence. Zunair, what do you mean by I am just showing my presence? अच्छा चलिए पढ़ते हैं। अब मैं आपको सेकंड स्टेज की बात बता रही हूँ। What happens when a claim has been made but no evidence is given in order to strengthen the claim? अब A ने क्लेम किया है कि जी B की पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है that belongs to me. Now burden of proof is on me, but I have failed to produce any evidence. अपने क्लेम की मद में मैं कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी, तो क्या होगा? जो प्रॉपर्टी है वो बी की पोजीशन में रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। दैट इज ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आगे समझ आ गया? आगे चलो। जी मैम। जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, आगे मैं इलस्ट्रेशन बी इलस्ट्रेशन पढ़ने लगी हूँ। आर्टिकल 118, the execution of the bond, A sues B for money due on the bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by the fraud, which A denies. If no evidence was given on the on ये क्या लिखा हुआ है, side A would succeed as a bond is not disputed and that fraud is not true. Therefore, On the burden either side, ma'am. If on no either side. evidence were given. WITHE लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ, मेरे पास ना पेन पड़ा हुआ है। ये either side है बच्चों? जी मैम, either side है। If no evidence were given on either Yes, side. ma'am. No evidence given on the, ठीक है, इसको दोबारा पढ़ते हैं बच्चों। A sues B for money due on the bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by the fraud, which A denies. मैं आपको ये कहती हूँ कि जी मेरे और आप में मैंने 3 स्लाइड्स चेंज करनी। ओके जी, मैं स्लाइड चेंज कर सकती हूँ। ये जो मैंने इलस्ट्रेशन दी है ना, ये आपको स्क्रीन पर आ रही है। ठीक है, अब देखिए। जी मैम। जी मैम, हो रही है शो अब। अच्छा जी, दो लोग हैं, ठीक है। अब ए और बी है, ठीक है। ए भी कहता है कि जी मेरा, हम इसकी सिर्फ एक आसान सी, मैं आपको अगर बॉन्ड की, अगर मैं एक प्राइस बॉन्ड की आपको कहती हूँ एग्जाम्पल हो जाती है कि ए के पास ए और बी है। ए ने ये कहा है कि जी मेरा प्राइस बॉन्ड है, और वो निकला है, और बी ने उसके जो है, मुझे उनका जो वादा था वो बी ने मुझे जो है, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके आपको बताती हूँ। हम प्राइस बॉन्ड बात करते हैं, क्योंकि प्राइस बॉन्ड की जो मनी होती है तो आपको गवर्नमेंट देती है। अच्छा जी, मेरे और आप में, ए और बी की एग्जाम्पल में ले लेती हूँ कि मेरे और आप में कोई लेन देन है, ठीक है। लेन देन हुआ है, वो लेन देन हुआ है कि मैं आपको कहूंगी कि जी मुझे जो है अकबर ने ये बोला, मैम स्लाइड्स नहीं शो हो रही। मैं आपको स्लाइड्स नहीं शो हो रही।
देखिए अब हो रही हैं। जी हो गई अब। ठीक है, स्लाइड से शो। अच्छा, इसकी आसान मैं आपको एग्जांपल ये करके देती हूँ कि मैं अकबर को सू करूंगी कि जी अकबर ने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है, और अकबर ने जो है मुझे कह लें कि एक चेक लिख के दिया था, ठीक है, और अकबर ने मुझे जो है चेक लिख के दिया था, और या आप कह लें कि कहीं लिख के दिया था कि मुझे वो पेमेंट करेंगे किसी 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 एक्सचेंज ऑफ गुड्स के जो है अंदर। तो अब जो अकबर हैं वो मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और अकबर ये कहेंगे, ये सबसे पहले तो इसका जो मेरे क्लेम का जो बर्डन है वो मेरे पर है कि मैंने अकबर पर ये क्लेम किया कि अकबर ने मेरे पैसे देने। लेट्स से कि अकबर, अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया, अकबर ने डिनाई कर दिया कि नहीं मैंने तो इनकी कोई पैसे नहीं देने, ये तो इन्होंने ये जो मेरा चेक था या कोई आप कह लें कोई ये जो मुआहदा बनाया हुआ है ये मिस बखावर ने जो है ये बिल्कुल फ्रॉड करके बनाया हुआ है। अब पहले नंबर पे ये जो मेरा क्लेम होगा, ये जो मैं क्लेम कर रही हूँ ये तो मेरे पर है, लेकिन अकबर ने इसको डिनाई किया। तो अकबर ने जब इसको डिनाई कर दिया तो अब इस डिनाइल का जो प्रूफ जो बर्डन है वो अकबर पे है, ठीक है। बच्चों ठीक है? यस मैम। मैम मैम मतलब जिस तरह आप एग्जांपल दे रही हैं कि अकबर भाई ने डिनाई कर दिया, लेकिन अकबर भाई ने डिनाई किया, इसका एविडेंस वो तब पेश करेंगे ना जब आप पहले अपना एविडेंस पेश करेंगे अपने क्लेम का। हाँ हाँ, ये अब हम आगे फर्दर स्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, अभी हमने सबसे पहले नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी, आपने एक इल्जाम लगाया किसी पे और दूसरे ने उससे डिनाई कर दिया, तो जब हाँ, तक एविडेंस पेश नहीं होगा तब तक नहीं ना बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता, या सिर्फ वो डिनाई करने पे ही बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा? बर्डन, जब मैं अपना क्लेम लेकर जाऊंगी तो सबसे पहले मैं अपना अदालत में खाली क्लेम तो नहीं लेके जाऊंगी। आई विल डेफिनेटली प्रूव सम, आई विल डेफिनेटली प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मेरे सिर्फ खाली क्लेम करने पर बर्डन ऑफ प्रूफ अकबर पे शिफ्ट नहीं होगा। ये होगा कि जब मैं अपनी क्लेम के लिए कोई ना कोई चीज मैं बोलूंगी कि हाँ ये देखिए थी कि मेरी एक मुआहदा मेरे और अकबर के दरमियान है, तो मैंने वो मुआहदा पेश कर दिया। अब उस मुआहदे को जाली करार दे रहा है अकबर। इसका मतलब ये है कि मेरा मुआहदा पेश करने के बाद अकबर ने ये क्लेम किया कि मुआहदा ही जाली है। ठीक है, हम लगे मैम ये तो वैसे भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि किसने कब बहस करनी है, वो तो कोर्ट के उसके ऊपर होता है ना। लेकिन जब भी कोई फैक्ट आता है कोर्ट के सामने तो उसको प्रूफ करना उस बंदे की जिम्मेदारी है जो कोर्ट के सामने वो फैक्ट्स लेके आ रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ तो ये चीज है। आप अगर मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको जनरल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग देखिए तो अदालत में जब कोई मुकदमा दायर होता है, आप किसी पे क्लेम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपने किया है वो मुकदमा, आपने जी मैम। मुकदमा करेंगे। अदालत सबसे पहले तो अदालत उसके फैक्ट्स वगैरह देखेगी, उसको देखेगी कि जो अदालत उसको एडमिट कर देती है, आपके क्लेम को एडमिट कर देती है, और फिर उसके बाद जो है डेट्स रखवाती है। डेट्स रखवाने के बाद आप जाते हैं, फिर आप कोई ना कोई चाहे जिस तरह हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में पढ़ा था, चाहे आपका झूठा भी मुकदमा है तो आप कम से कम कोई फोटो कॉपी या कुछ ना कुछ जरूर पहली स्टेज पे पेश करेंगे। आपके खाली क्लेम पर अदालत आपको इंटरटेन नहीं करेगी। बिल्कुल मैम, हमें लिस्ट ऑफ एविडेंस वगैरह सब कुछ साथ लगाना पड़ेगा। हाँ, आपको कोई ना कोई शहादत लगानी पड़ती है बेटा। अदालत ये देखती है कि ये सिर्फ खाली क्लेम तो नहीं कर रहा, क्या ये प्रूफ भी कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसे अगर अदालत सिर्फ खाली क्लेम करने पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करने लग गई, सिर्फ क्लेम करने पर, तो ऐसे तो आप देखिए ना, मतलब जो जस्टिस प्रोवाइड करने की रूह है वो ही शेक कर जाएगी। ठीक है, मैं क्लेम कर रही हूँ तो अदालत सबसे पहले मेरे से कुछ ना कुछ मंगवाएगी। अब फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। हो सकता है कि मैंने बड़ा वेग किस्म का एविडेंस अदालत में पेश किया हो, अगला बंदा फौरन डिनाई करेगा और वो फिर मेरे पेश किए हुए एविडेंस को डिनाइल में जाएगा और कुछ ना कुछ, अगर तो वो सच्चा है तो कोई सॉलिड एविडेंस पेश करेगा, अगर झूठा है तो वो कोई सॉलिड एविडेंस नहीं पेश करेगा। फिर जज, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जो जज होगा वो फिर उन दोनों के जो एविडेंसेस की वैल्यू देखेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अदालत डिटरमिन करेगी कि जी ये जो है केस का फैसला किसके हाथ में है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट the burden of proving your claim from one party to another party. मैंने क्लेम किया, नेक्स्ट पार्टी ने डिनाई किया, उसने डिनाई किया, वो फिर वापस मैंने किया मेरे पर। ऐसे तो फिर आप देखिए ना, अगर मैं आपको कॉमन सेंस तरीकों पे तरीके पड़ती जाती हैं, क्योंकि एक पार्टी अपना क्लेम करती है, फिर दूसरी करती है, फिर मजीद उस पर एविडेंस मंगवाए जाते हैं, फिर और कई नए विटनेस आ जाते हैं।
तो विटनेस आते हैं, जब अगली पार्टी विटनेस लेकर आती है, फिर मैं ऑपोजिट काउंसिल उन विटनेसेस को जो है उनको मैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन करवाती हूँ, क्योंकि अब उनका जो बर्डन है वो मेरे पे, मैं इसको क्रॉस एग्जामिनेशन, अभी हम आगे चल के क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, तो थ्रू आउट द प्रोसीडिंग टिल द फाइनल डिसीजन बाय द कोर्ट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द क्लेम्स फ्रॉम बोथ साइड्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग। जी मैम। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर आपको? जी मैम। यस मैम। अच्छा 42 मिनट्स हो गए, 42 मिनट्स हो गए, हम इसको यहाँ पे सम अप करते हैं। मुझे अपने क्वेश्चंस बताएं, कोई कंफ्यूजन बताएं, देन आई विल रिवाइज इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, फिर इसको हम जो है अपना लेक्चर एंड करते हैं। मैम अगर इस तरह से हो कि दोनों पार्टीज के पास सॉलिड एविडेंस हैं और दोनों की जो है वो मतलब सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट शो कर रहे हैं सिनेरियो केस का, तो क्या जज इससे अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकता है? जज क्या दे सकता है? अपनी डिस्क्रिप्शन से फैसला सुना सकता है? नहीं, देखो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन इसको थोड़ा सा रिफाइन करें। मैम मिसाल के तौर पे दोनों पार्टीज जो हैं वो एविडेंस दे रही हैं और दोनों के सिनेरियो डिफरेंट है लेकिन कहीं ना कहीं केस से मिलते हैं, तो इस सूरत में क्या? देखो आप कोई मुझे अगर सॉलिड एग्जांपल दो, सबसे पहले अगर मैं ही आपकी एग्जांपल को थोड़ा सा डिफाइन, अगर मैं इसको अच्छे वे में डिफाइन करूं, तो दो पार्टीज हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका लॉ ऑफ एविडेंस है वो बेसिकली किस चीज से डील करता है, टाइप ऑफ एविडेंसेस से डील करता है, और वो टाइप ऑफ एविडेंस ही है जो उनकी टाइप और नेचर है, बेसिकली वो आपके अदालत के फैसले को मुतय्यन करती है। समटाइम्स होता है कि एक जस्टिफाइड पार्टी होती है, उनकी साइड से कत्ल हुआ होता है, लेकिन जो मुजरिम होते हैं उनकी तरफ से इतने सॉलिड एविडेंस दे दिए जाते हैं कि कत्ल किए जाने के बावजूद वो बरी हो जाते हैं, क्योंकि वो साबित ही नहीं कर, जो जस्टिफाइड पार्टी होती है वो कोई सॉलिड एविडेंस ही नहीं दे पाती अपने राइटफुल क्लेम को साबित करने के लिए। तो दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एविडेंस, आप किस तरह का। अब अदालत यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं करेगी। ये हो सकता है कि जज को पता हो कि जो पार्टी आई है वो कत्ल हुआ है, कत्ल हर सूरत हुआ है, लेकिन जो पार्टी है जो ये क्लेम लेकर आई है कि कत्ल हुआ है, वो अपने क्लेम को साबित ही नहीं कर पाई। उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस ही नहीं था, वो कोई गवाह ही नहीं लेकर आ पाए। लेट से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं है, और दूसरी पार्टी बरी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एक्यूज्ड पर्सन इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, और वो शक की बुनियाद पर जो है उनको बरी हो जाएगी, क्योंकि वो कोई एविडेंस पेश ही नहीं कर पाए। तो ये जो सिचुएशन है ये चेंज होती रहती है। समटाइम जो अनजस्टिफाइड या कह लें जो रॉन्ग क्लेम लेकर आई होती है पार्टी, उनके पास एविडेंस इतने सॉलिड होते हैं, या इसको आप इस तरह कर रहे हैं कि जो पार्टी अपने सॉलिड अपना राइटफुल क्लेम लेकर आई होती है उसके पास तो सॉलिड एविडेंस नहीं होते, वो मुकदमा जो है वो खारिज हो जाता है या उनके हक में फैसला नहीं हो पाता। ये तो आपको पता है रोजमर्रा होता है। राइटफुल क्लेम होने के बावजूद सिर्फ इस बुनियाद पर फैसले नहीं उन पार्टी के हक में हो पाते, क्योंकि टाइप्स ऑफ एविडेंसेस जो है वो ठीक तरीके से नहीं पेश किए गए होते, या टाइप्स ऑफ एविडेंसेस वीक होते हैं। प्राइमरी एविडेंस के बारे में हमने आपको पढ़ा था कि इट इज ओरिजिनल टाइप ऑफ एविडेंस, और दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस। ओरल टेस्टिमनी इज द हेयरसे एविडेंस इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस। तो हो सकता है क्लेम लेकिन आपके हाथ में फैसला ना हो, यहाँ पे अदालत डिस्क्रिप्शन नहीं देती। आप देखते हैं कि कानून वो आप एक वो जो एक स्टैच्यू देखते हैं, कानून अंधा होता है और वो उसके हाथ में इख्तियार होता है। मुकदमे बर्डन है ना बेटा, जिम्मेदारी है। जिस तरफ तो कहिए कि जिसके क्लेम में वजन ज्यादा होगा, जिसके एविडेंसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उन्हीं के हाथ में फैसला होगा। जी मैम, ठीक है मैम समझ लग गई। जी मैम, 45 मिनट हो गए और मैम आ गई समझ सारी। आगे समझ सारी। जी मैम। ठीक है, इसको बाइंड अप में जल्दी से एक दो लाइन में करती हूँ। आज हमने बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में पढ़ा। बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव योर क्लेम। जो पार्टी क्लेम करेगी, चाहे वो पार्टी नंबर 1 करेगी, चाहे पार्टी नंबर 2 करेगी, whoever anytime makes a claim, the to prove your claim, the responsibility to prove your claim is upon the person who is making the claim. That is
the crux of the whole debate. And this responsibility keeps on shifting from one person to another person throughout the trial or the proceeding. So that's about it. आज हो गया ये, और आगे हम इसके लाइव ही सेशंस लेंगे, मैं आपको लाइव ही पढ़ाऊंगी जो आपको कंफ्यूजन हुआ करेगी जिस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको समझ करें बच्चों, इसको मैम मंडे खत्म। को इसका होगा, मंडे को क्या होगा बच्चे? इसका लेक्चर होगा, क्यूएस होगा। ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे जो उसकी अपनी टाइम, जो आज जो ये मैंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया था ना, तो अब ये अपनी टाइमिंग पर नहीं होगी, ठीक है। ट्यूसडे एंड थर्सडे। यस, ट्यूसडे एंड थर्सडे। मैम टाइमिंग फाइनल करते हैं फिर। टाइमिंग ये मैं आपके साथ डिसाइड कर लूंगी ना, आप लोग अपनी टाइमिंग जो है इसको मैं ये जो रिकॉर्डिंग इसको मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है मैम।